नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश काल में अकाल के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं ब्रिटिश अकाल नीति के बारे में और हम देखेंगे ब्रिटिश काल के दौरान पड़े उन विभिन्न अकालों के बारे में जिन्होंने एक बड़े त्रासदी का रूप धारण किया। दोस्तों आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर से 5 नंबर के बड़े प्रश्न भी बनते हैं कि ब्रिटिश काल में हुए जो अकाल हैं या फिर कृषक नीति है या फिर अकाल नीति है, इन पर आप टिप्पणी लिखिए या फिर विस्तार पूर्वक लिखिए तो आप यहाँ पर से आसानी से उत्तर लिख पाएंगे। 1858 से 1919 ईस्वी के मध्य पड़े विभिन्न अकालों के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। भारत का शासन 1858 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद सरकार की आर्थिक विकास नीतियों जैसे रेलवे तथा अन्य संचार साधनों के विकास तथा विदेशी व्यापार की उन्नति के कारण अकाल समस्या का रूप ही परिवर्तित हो गया। सरकार ने यह भी अनुभव किया कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि संबंधी कानूनों का बनना और एक अकाल नीति का निर्धारण करना ही सरकार का उत्तरदायित्व है। इस काल में 10 अकाल तथा अनेक बार सूखा पड़ा। 1860-61 में दिल्ली और आगरा के बीच के क्षेत्र में अकाल पड़ा। इस अकाल में पहली बार सरकार ने दरिद्र शालाओं का प्रयोग किया और राहत कार्यों के लिए भी कार्य किया। साथ ही यहाँ पर पहली बार कर्नल स्मिथ के नेतृत्व में एक अकाल कमेटी बनाई गई थी। इसके बाद 1866 में उड़ीसा का भीषण अकाल पड़ा। 1865 ईस्वी में सूखा पड़ा और 1866 ईस्वी में उड़ीसा, मद्रास यानी आधुनिक चेन्नई, उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी और यद्यपि अकाल के विषय में अधिकारियों को सूचित किया जा चुका था, किंतु उन्होंने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। इससे निपटने के लिए वे मांग और पूर्ति के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए मुक्त व्यापार की नीति पर चलते रहे। दोस्तों राहत कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं पर छोड़ दिया गया और स्वयंसेवी संस्थाएं भी संतोषजनक कार्य नहीं कर सकी। परिणाम स्वरूप केवल उड़ीसा में ही 13 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। उड़ीसा का अकाल भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ क्योंकि इसके पश्चात पहली बार जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में एक समिति, एक कमीशन का निर्माण किया गया था अकाल के लिए, जिसकी रिपोर्ट में राजकीय आयोग की कुछ सिफारिशों को माना गया और सरकार ने राहत कार्य की जिम्मेदारी स्वयं ले ली। सरकार को रेलवे व नहरों के विकास का सुझाव दिया गया और संभावित मौतों को रोकने का जिम्मा जिला अधिकारियों पर छोड़ दिया गया। इसके बाद 1868 का उत्तरी तथा मध्य भारत का अकाल पड़ा। यहाँ पर अकाल इन कारणों से पड़ रहे थे कि ब्रिटिशर्स को केवल अपने कर से मतलब था। किसानों की स्थिति क्या है या फिर उन्हें कुछ छूट देनी चाहिए, इस पर भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। वे जिस दर पर जमींदारों से कर ले रहे थे, जमींदार उससे दुगनी दर पर किसानों से कर ले रहे थे, जिसके कारण किसानों का दुगना शोषण हो रहा था, जिसके चलते थोड़ी सी भी अगर मौसम बदलता था या फिर थोड़ी सी भी फसल खराब होती थी तो उस क्षेत्र में अकाल पड़ जाता था। 1868 ईस्वी में उत्तरी तथा मध्य भारत में अकाल पड़ा। इस अकाल का सबसे ज़्यादा प्रभाव राजपूताना यानी कि राजस्थान तथा मध्य भारत पर पड़ा। मध्य भारत का मतलब है कि जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र का थोड़ा सा हिस्सा और उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा, कुल मिलाकर मध्य प्रदेश मध्य भारत कहलाता है। सरकार ने इस अकाल में राहत कार्य तो किया, किंतु वह इतना कम था कि मरने वालों को न बचाया जा सका और इस अकाल में भी हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद में 1876 और 78 का अकाल पड़ा। यह अकाल बहुत ही भीषण था और इस अकाल के बहुत अलग अलग मायने निकलते हैं, क्योंकि 1877 में 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन दिल्ली दरबार का आयोजन करते हैं और महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर दिया जाता है और दिल्ली दरबार में भी करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और इसी समय अकाल भी पड़ा रहता है, लेकिन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। और ये अकाल न केवल भारतीयों पर जनधन की हानि करता है बल्कि मानसिक रूप से भी एक सोच पैदा करता है कि हम यहाँ पर मर रहे हैं और इन्हें पार्टी करनी है, इन्हें अपना दिल्ली दरबार आयोजन करना है।
तो ये जो अकाल था ये क्रांतिकारियों के लिए भी एक उकसाने का काम करने का कार्य करता है। 1876-78 ईस्वी का अकाल भी भयंकर था। इसका सर्वाधिक प्रभाव मद्रास यानी आधुनिक चेन्नई, मुंबई, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब पर पड़ा। इस क्षेत्र में 5 करोड़ 80 लाख लोग प्रभावित हुए। आरसी दत्त के अनुसार इस अकाल में लगभग 50 लाख लोगों की मौत हो गई। सरकार ने अनमनी भावना से इस अकाल से निपटने का प्रयास किया और इसके लिए साधन व व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं की। सरकार ने यह स्वीकार किया कि किसी भी मूल्य पर जीवन रक्षा करना एक ऐसा कार्य है जो उसकी शक्ति से परे है और करदाता तथा प्रभावित जनता दोनों के हित में नहीं है। इसके बाद में स्ट्रेची कमीशन बनाया गया और 1880 में लॉर्ड लिटन की सरकार ने सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक आयोग को नियुक्त किया जिसका साधारण सिद्धांत निश्चित करने थे और बचाव तथा प्रतिरक्षण के लिए सुझाव देने थे। जो स्ट्रेची कमीशन ने अपनी सिफारिशें दी उन्हें सरकार ने माना और वो हालांकि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो सिफारिशें थी वो नाम मात्र के लिए थी, लेकिन जो सिफारिशें इन्होंने दी अगर सरकार उन्हें वाकई मान लेती तो भविष्य में आने वाले अकाल नहीं पड़ते, लेकिन वो पड़े। इसका मतलब है कि सिर्फ सिफारिशें कागजों पर रही। आइए देखते हैं वो सिफारिशें क्या थी। भूख से प्रभावित होने से पूर्व ही लोगों को काम मिले और उनकी मजदूरी समय समय पर पुनः निश्चित की जाए ताकि लोगों को खाना मिल सके। दूसरी, असहाय निर्धनों को भोजन देना सरकार का कर्तव्य है और इसके लिए भिन्न भिन्न वर्गों की सूची तैयार की जाए। यह सहायता पके हुए भोजन, खाद्यान्न अथवा पैसों के रूप में हो सकती है, किंतु उन्हें दरिद्रशालाओं तथा सहायता शिविरों में रहना होगा। यानी कि ये सुविधाएं सिर्फ उन्हें मिलेंगी जो सहायता शिविरों या फिर दरिद्रशालाओं में रहेंगे। कुल मिलाकर जो दरिद्रशालाओं या सहायता शिविरों में रहेंगे उन्हें खाना देंगे और उनके हाथ काम करवाएंगे, इनका प्लान था। तीसरा हम देख लेते हैं प्रभावित क्षेत्रों में अन्न के संभरण यानी कि उसके संरक्षण या फिर उसके भंडारण पर निगाह रखनी चाहिए। निजी व्यापारियों पर निगाह रखनी चाहिए कि वो कालाबाजारी न करे और अन्न का निर्यात तभी रोकना चाहिए जब यह निश्चित हो जाए कि ऐसा करने से समस्त देश की अन्न की स्थिति ठीक रहेगी। चौथी जो सुझाव था वो था कि भूमि तथा अन्य किरायों में कमी तथा छूट की नीति भी निर्धारित की जाए। और पांचवा यह था कि अकाल सहायता पर व्यय प्रांतीय सरकारों को सहना होगा, यद्यपि जहां आवश्यक हो केंद्रीय सहायता मिलेगी। यानी कि अकाल अगर छोटा है तो जो प्रांत है उसे ही निपटाना होगा और अगर अकाल बड़े रूप में आ जाता है तो फिर केंद्र सरकार उनकी मदद करेगी। फिर यहाँ पर हम छठवां देखते हैं, भीषण सूखे की स्थिति में दुधारू पशुओं को अधिक हरे भरे प्रदेशों में स्थानांतरित करने का भी प्रबंध किया जाए ताकि उन्हें भी अच्छे से रखा जा सके। इसके बाद में सरकार ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। सरकार ने एक अकाल को स्थापित करने के लिए राजस्व के अन्य स्रोतों का पता लगाने के लिए प्रयत्न किए। 1883 ईस्वी में अकाल संहिता भी निश्चित की गई जो कि प्रांतीय अकाल संहिता का आधार बनी, जो कालांतर में बनाई गई और इसमें साधारण अवस्था में बचाव और राहत कार्यों के आरंभ होने की स्थिति में सुझाव दिए गए थे। यहाँ पर समझाने जैसा कुछ नहीं है, आपको सन याद रखने हैं और जो कमीशन कौन कौन से बने थे ये याद रखना है। बाकी अकाल हो या फिर इनकी स्थिति का कारण क्या हो सकता है या फिर इस कंडीशन में क्या होता है आप समझ सकते हैं। अकाल क्यों आए होंगे, जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण अकाल आए होंगे। उन्होंने अकाल से बचने के लिए कोई प्रबंध नहीं किए, कर की अधिकता लगा दी। ऊपर से जो जमींदार थे, साहूकार थे, उन्होंने ऋण के बोझ से दबा दिया किसानों को और फिर किसानों का आर्थिक शोषण भी एक कारण बनता है। इस तरह से कई कारण थे जिन्होंने अकालों को जन्म दिया और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक अकाल ने दूसरे अकाल को जन्म दिया, क्योंकि एक अकाल को अगर सरकार अच्छे से रोक लेती, सही से प्रबंध करती तो दूसरा अकाल आता ही नहीं। यहाँ पर आगे देखें तो इसमें साधारण अवस्था में बचाव और राहत कार्यों के आरंभ होने की स्थिति में सुझाव दिए गए। इसमें अकालग्रस्त जिला घोषित करने से लेकर अन्य सभी अधिकारियों के कर्तव्यों की सूची दी गई। 1833 ईस्वी तथा 1896 ईस्वी के अकालों में इन संहिताओं के दिए गए
सुझावों की जांच करने के लिए संशोधित करने का अधिकार दिया गया। अब आता है 1896-97 का अकाल। इसे भारत का अब तक का सबसे भीषण अकाल कहा जाता है, क्योंकि इसमें मरने वालों की संख्या करोड़ में थी। दोस्तों, 1880 तथा 1896 ईस्वी के बीच 2 अकाल तथा सूखे पड़े, किंतु 1896-97 ईस्वी के भीषण अकाल ने लगभग सभी प्रांतों को प्रभावित किया। मध्य भारत में अकाल का सर्वाधिक प्रभाव रहा, जहां मृतकों की संख्या बहुत अधिक थी। शेष स्थानों पर सहायता कार्य सही ढंग से चला, जिससे वह मृतकों की संख्या कम रही। सरकार ने अकाल राहत कार्यों पर 7 करोड़ 27 लाख रुपए का व्यय किया। पंजाब के उप गवर्नर सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, यानी कि लॉयल कमेटी बनाई गई, और जिसने 1880 ईस्वी के आयोग की सिफारिशों पर अपनी सहमति व्यक्त की, किंतु इनमें कुछ संशोधन आवश्यक किए गए। यहाँ पर ध्यान रखना कि कौन सा अकाल कब आया था और किस अकाल के समय कौन सी कमेटी बनी थी। जैसे कि 1878-79 का जो 77-78 का अकाल आया था, वहाँ पर स्ट्रेची कमीशन बना था। उससे पहले कैंपबेल कमेटी बनी थी। फिर ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये लॉयल कमेटी बनी है। इसी तरह से आगे आपको मैकडोनल्ड कमेटी मिलेगी। फिर आगे आपको एक और कमेटी मिलेगी जो 1944-45 के समय के सूखे में बनती है, और जो प्राकृतिक आपदाओं को अकाल का कारण मानती है, ना कि सरकार का। इस तरह से आपको किस अकाल में कौन सी कमेटी बनी है याद रहेगा, तो ना केवल आप बड़े क्वेश्चंस में अच्छे पॉइंट कर पाएंगे, बल्कि ऑब्जेक्टिव में भी मदद मिलेगी। यहाँ तक कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछे जाने की संभावना रखते हैं कि बताइए, ऐसा पूछ लिया जाता है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में दे दिया जाएगा, सही जोड़ी जैसे बनाते हैं उस टाइप में। एक तरफ अकाल रहेंगे, दूसरी तरफ से अकाल कमेटी रहेगी। आपको मैच करना होगा कि किस साल में कौन सी कमेटी बनी थी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। दोस्तों, आगे देखते हैं 1899-1900 ईस्वी का अकाल। पहले अकाल के तुरंत बाद 1898, यहाँ पर डेट थोड़ी गलत है, 1899 से 1900 है ये। यहाँ पर मैंने 1999 कर दिया हूँ, इसके लिए सॉरी भैया लोग। 1899 से 1900 ईस्वी में एक भयंकर अकाल पड़ा है, जिसमें 2 करोड़ 80 लाख लोग प्रभावित हुए। अकाल की प्रारंभिक अवस्था में अकाल में राहत कार्य करने से मना कर दिया गया, किंतु बाद में सरकार ने कहने पर जब कार्य आरंभ किया गया तो स्थिति हाथ से निकल चुकी थी। राहत शिविरों में इतने अधिक लोग जमा हो चुके थे कि राहत कार्य की सभी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी। इस अकाल पर सरकार ने लगभग 10 करोड़ रुपए का व्यय किया था। मैकडोनल्ड आयोग यहाँ पर बनता है। आपको 3 चीज़ें याद रखनी हैं: कौन सा अकाल कब आया, उसके समय कौन सी कमेटी बनी, और उस समय पर कौन सा गवर्नर जनरल था। जैसे कि ये मैकडोनल्ड कमेटी बनी, ये किसने बनवाई थी? लॉर्ड कर्जन ने, क्योंकि 1899 और 1900 का अकाल इसी के टाइम पर आया था, क्योंकि 1899 से 1904 तक इसका कार्यकाल रहता है लॉर्ड कर्जन का। इससे पहले जो स्ट्रेची कमीशन 1877-78 में बनती है, जो 1980 में बनती है, 1980 में जो स्ट्रेची कमीशन बनती है, तो उस समय लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल रहते हैं। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। मैकडोनल्ड आयोग की सिफारिशें देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठित किया, जिसने 1901 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें अकाल पीड़ितों की सहायता देने के नियमों का वर्णन किया गया। इसमें नैतिक नीति के लाभों, पशु तथा बीजों के लिए शीघ्रता से धन बांटने तथा अस्थायी कुएं खोदने की व्यवस्था के लाभों पर बल दिया गया। आयोग ने अकाल प्रभावित क्षेत्रों में एक अकाल आयुक्त की नियुक्ति का सुझाव दिया। इसमें यह भी सुझाव दिया गया कि अकालों में अराजकीय सहायता का अधिक मात्रा में उपयोग और बड़े बड़े कार्यों के स्थान पर ग्राम के कार्यों को आरंभ करने का प्रयत्न किया जाए। आयोग ने अधिक अच्छी परिवहन सुविधाओं, कृषक बैंकों, सिंचाई व्यवस्था तथा उत्तम कृषि साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया गया, और इस आयोग की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया। कर्जन ने भारत छोड़ने से पहले उसने अकाल का सामना करने के लिए अनेक प्रयास किए, जैसे सिंचाई सुधार हम देखते हैं, जो सोसाइटी की स्थापना, सार्वजनिक सोसाइटी की स्थापना वो करता है, बैंक की स्थापना वो करता है, बीज खाद की सुविधाओं की व्यवस्था कर्जन करके जाता है। और 1901 ईस्वी तथा 1941
ईस्वी के बीच में अनेक अकाल पड़े, किंतु इनमें से अधिकांश स्थानीय थे। किंतु 1906, 1907 ईस्वी तथा 1907 से 1908 ईस्वी के अकाल अधिक गंभीर थे। और इसके बाद भी 2-3 अकाल पड़ते हैं जिनके बारे में हम बाद में देखेंगे कि क्योंकि अभी इस वीडियो में हमने कौन से अकाल देखे, हमने यहाँ पर 1858 से लेकर 1919 तक के अकाल देखे। फिर हम बाद में 1919 से 1947 तक के कुछ 2-3 अकालों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो कर्जन होता है वो सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की भी स्थापना करता है। तो कर्जन के काल में बहुत ज़्यादा प्रयास हुए, डलहौजी के काल में बहुत ज़्यादा प्रयास हुए, रिपन के काल में बहुत ज़्यादा प्रयास हुए कि किसानों की स्थिति सुधरे। लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य कर में वृद्धि करना था, और जे जितने भी प्रयास कर रहे थे, जो मध्यस्थ थे, जो जमींदार थे, जो साहूकार थे, उनके कारण स्थिति कभी भी बेहतर नहीं हो पाई। तो यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया कि जो ब्रिटिश काल में प्रमुख अकाल कौन कौन से पड़े 1858 से 1919 के दौरान। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इस सीरीज़ में हम भारत का आर्थिक इतिहास के बारे में अलग अलग समय काल के वीडियोस बना रहे हैं, जो आपके लिए अलग अलग स्तर में काम आएंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, ब्रायन चेस्की कहते हैं, बार बार दोहराने से मेमोरी क्रिएट नहीं होती, लेकिन नए अनुभव से ज़रूर होती है। इसीलिए नए अनुभवों लेते रहिए, क्योंकि किताबों से ज़्यादा अनुभव आपको सिखाएंगे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।